बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 लेके चल रहे थे, जिसके लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था जी सिंपल हार्मोनिक मोशन। उससे नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है आज की वीडियो में, उसमें क्वेश्चन बनता है जी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें नंबर 1 वेव फॉर्म ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने डिस्कस करनी है, और नंबर 2 इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को देखना है, नंबर 3 एम्पलीट्यूड, नंबर 4 वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। तो स्टार्ट करते हैं जी नंबर 1 से, वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, एक वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम की हमने एग्जांपल ली थी, तो वही एग्जांपल दोबारा लीजिए। हमारे पास ये एक वर्टिकली मैस स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है, हमने इसको ऑसिलेट करवाना है, लेकिन उससे पहले हम इस मैस के साथ एक पॉइंटर को या आप कोई लेड पेंसिल को अटैच कर सकते हैं। तो मैंने ये रेड कलर का लेड करें कि पॉइंटर है जो इस मैस के साथ हमने फिक्स कर दिया, अटैच कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, इसकी बैक साइड पे हम क्या रखेंगे, एक एम्प्टी पेपर रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल एम्प्टी पेपर हमने इसकी बैक साइड पे रख दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, जब मैं इस मैस को ऑसिलेट करवाऊंगा, डिस्प्लेस करवाऊंगा, तो जाहिर सी बात है कि ये पॉइंटर भी उस पेज के ऊपर इस तरह से एक लाइन ड्रा करेगा। देखिए ना, ये वाला मैस अप एंड डाउन ऐसे मूव करेगा ना, ऑसिलेट करेगा। तो जो इसकी बैक साइड पे पेपर रखा होगा, उसके ऊपर इस पॉइंटर की हेल्प से इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो रही होगी। आप इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये ऐसे समझें कि इस पॉइंटर की हेल्प से उस पेपर के ऊपर एक लाइन ड्रा हो गई है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्या काम करूंगा कि इस पेपर को इस लेफ्ट साइड पे आहिस्ता आहिस्ता मूव करवाऊंगा। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है मूवमेंट ऑफ पेपर। तो जैसे ही आप इस पेपर को आहिस्ता आहिस्ता मूव करवाएंगे, इधर से ये सिस्टम क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि उस पेपर के ऊपर जब आप उसको मूव कराएंगे, तब उस पेपर के ऊपर इस तरह से एक वेव ड्रा होती जाएगी। उस वेव में से हमने एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। अब क्योंकि चलती हुई वेव मैं आपको दिखा नहीं सकता ना जो आपको फील हो, लेकिन आप डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जैसे ही पेपर को आप लेफ्ट साइड पे आहिस्ता आहिस्ता मूव करवाएंगे, तो इस पॉइंटर की हेल्प से उस पेपर के ऊपर इस तरह से वेव ड्रा होती जाएगी। उस वेव में से हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया है ABCDE का। ये जो वेव आपको नजर आ रही है, इसे हम साइन कर्व का नाम देते हैं। यही हमारे पास नंबर 1 पे पॉइंट था कि वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे आप ड्रा करेंगे, क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, वही बात लिखी हुई है कि कर्व रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। टाइम के बढ़ने के साथ साथ आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट, वेव फॉर्म को हम क्या नाम दे रहे हैं, इस वेव फॉर्म को साइन कर्व का नाम दे रहे हैं। नंबर 3 पे हमारे पास क्या पॉइंट है जी, AC&E। ये पॉइंट्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, मीन पोजीशन वाले पॉइंट्स होंगे, ठीक है। इन पॉइंट्स को हम क्या नाम देंगे डियर स्टूडेंट्स, मीन पोजीशन का। इसी तरह पॉइंट B और D, B ये है, D आपके पास ये है, इन दो पॉइंट्स को हम एक्सट्रीम पोजीशन का नाम देंगे। क्लियर हो गया। तो अगर स्टूडेंट्स आपसे वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक पूछता है, तो आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में इतना ही मेंशन करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नंबर 2 पे, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जी। वही वेव फॉर्म हमने यहाँ पे ड्रा की। अब हम इसमें देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट से क्या मुराद है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन से किसी भी इंस्टेंट तक का जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का, वो क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स, वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या मतलब, वेव फॉर्म के अंदर कहाँ पे ये बात हो रही है कि देखें, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, मीन पोजीशन वाला पॉइंट है, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से किसी भी पॉइंट तक का, ये समझ लें पॉइंट, ये पॉइंट समझ लें, या फिर आप ये वाला पॉइंट समझ लें। ये जो मीन पोजीशन से किसी भी पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस आ रहा है वाइब्रेटिंग बॉडी का, डियर स्टूडेंट्स, ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, और इसे हम डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट्स एक्स से।
ये हमारे पास मीन पोजीशन पॉइंट है, किसी भी पॉइंट तक का, यहाँ पे लें, यहाँ पे लें, यहाँ पे लें, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अलॉन्ग वाई एक्सिस जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमारे पास एक्स है और यहाँ हमारे पास क्या है, टाइम है। तो जब ये अपने इस एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुँचेगा, बॉडी अपने एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुँचेगा, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसी तरह जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा, मैं बल्कि पॉइंट मेंशन कर देता हूँ, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी था और ये पॉइंट ई था। जब बी पॉइंट पे बॉडी पहुंचेगा तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसे हम क्या नाम देंगे, एक्स नॉट का। इसी तरह जब वो डी पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये भी डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, इस पॉइंट पे आपके पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, लेकिन नेगेटिव में, तो माइनस का एक्स नॉट आ जाएगा। यही चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की है कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से डिनोट करते हैं। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, ये पॉइंट हमारा रह गया। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन वाले स्टूडेंट्स कौन कौन से पॉइंट हैं, सी, ई और उसके बाद ए। तो इन पॉइंट्स के ऊपर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो होगी और बी और डी पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, जिसे बी और डी पॉइंट्स को हमने नाम दिया एक्सट्रीम पॉइंट का। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड की। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी टू द एक्सट्रीम पोजीशन। यानी कि ये मीन पोजीशन था, तो मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पॉइंट तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसे हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम तक का ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इसे हम, जो कि ए किसके बराबर है, एक्स नॉट, यही हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है। मीन से लेके एक्सट्रीम तक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। इतना याद रखें। आगे कहता है जी एक्स नॉट, जो कि एम्पलीट्यूड है, सेम विद इंक्रीज इन टाइम। टाइम के साथ साथ, जब टाइम बढ़ रहा होगा तो टाइम के बढ़ने के साथ साथ एम्पलीट्यूड सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस बात का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, देखें, यहां से आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है, 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 ऐसे ही है ना। तो वो इसमें देखें कि फर्स्ट हाफ लूप में ये एम्पलीट्यूड है, सेकेंड हाफ लूप में ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये भी एक्स नॉट है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, वो ये कह रहा है कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ आप देखें ये एक्स नॉट और ये एक्स नॉट सेम है। तो इसका मतलब टाइम के बढ़ने के साथ साथ एम्पलीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स डेफिनेशन है जी वाइब्रेशन की। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन। सिंपल, ठीक हो गया। लेकिन इसको हमें कैसे पता चलेगा कि जो एक वेव फॉर्म बन रही है या एक वेव फॉर्म है, उसके अंदर कितना जो पोर्शन है वो आपका वाइब्रेशन कहलाएगा। यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक वेव के अंदर कहाँ से लेके कहाँ तक का जो हमारे पास साइकिल या लूप या वाइब्रेशन आ रही है वो एक वन कंप्लीट वाइब्रेशन कहलाती है। हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे याद रखना है, बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबर वन, जिस पॉइंट से आप चलना स्टार्ट करें और जिस पॉइंट पे आप एंड करें, उन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन सेम होनी चाहिए और उन दोनों पॉइंट्स पे डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तब आपने समझ आना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक वाइब्रेशन बनती है। ठीक हो गया? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नंबर वन आपके पास सेम पोजीशन, सेम पोजीशन, और नंबर टू सेम डायरेक्शन। जिन दो पॉइंट्स पे पोजीशन भी सेम होगी और डायरेक्शन भी सेम होगी, इसका मतलब उन दो पॉइंट्स के बीच में एक वाइब्रेशन है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये वेव फॉर्म है हमारे पास, इसमें चेक कर लेते हैं। ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ए को हम नाम देते हैं जी मीन पोजीशन का। ठीक है, अब ये पॉइंट कौन सा आ गया जी? मीन पोजीशन। तो हम मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे जब पहुंचेंगे तो ये तो एक्सट्रीम है, तो इसका मतलब यहां तक एक वाइब्रेशन नहीं हो सकती। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां पे पहुंचे तो ये तो मीन पोजीशन है। अब मीन पोजीशन ये भी है और ये भी है, क्या ये एक वन
वाइब्रेशन बन गई है? नहीं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम अभी सिर्फ पोजीशन को देख रहे हैं, डायरेक्शन को नहीं देख रहे। तो हमने डायरेक्शन को भी देखना है। तो इस पॉइंट पे अगर आप डायरेक्शन देखें तो क्या है? अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड। अगर इस पॉइंट पे डायरेक्शन देखें तो ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? डाउनवर्ड। क्या है? डाउनवर्ड। इसका मतलब पोजीशन तो सेम है, ये भी मीन पोजीशन वाला पॉइंट, ये भी मीन पोजीशन वाला, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। तो इसका मतलब पॉइंट सी तक जब आप पहुंचे होंगे तो ये आपकी वन वाइब्रेशन नहीं हुई होगी। सही है। अब आगे चलते हैं। डी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो पोजीशन सेम नहीं है। जब आप इस पॉइंट ई पे पहुंचेंगे, अब डियर स्टूडेंट्स इस पॉइंट ई को देखो, ये कौन सा पॉइंट है? मीन पोजीशन वाला। तो पोजीशन तो होगी इसकी और इसकी सेम, क्योंकि चलना यहां से स्टार्ट किया था, तो एक चीज तो होगी सेम। अब देखते हैं कि पॉइंट ई पे डायरेक्शन क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स डायरेक्शन क्या बन रही है? यहाँ पे देखें ऊपर ही जा रही है ना कर्व आपकी, तो इसका मतलब डायरेक्शन यहाँ पे भी क्या है? अपवर्ड। तो यहाँ पे भी अपवर्ड, यहाँ पे भी अपवर्ड। पोजीशन यहाँ पे भी कौन सी है? मीन। और यहाँ पे भी पोजीशन क्या है? मीन। तो डियर स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट्स पे आप देखें तो पोजीशन भी क्या है? सेम, और डायरेक्शन भी क्या है? अपवर्ड, यानी कि सेम। तो इसका मतलब यहाँ पॉइंट ए से लेके पॉइंट ई तक अब आपके पास एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो लाइट चली गई, उसके लिए सॉरी। तो आगे चलते हैं जी हमारे पास, इसीलिए हमने कहा ए बी सी डी ई जो है ये आपके पास एक वाइब्रेशन बना रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास है टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने के लिए जो भी टाइम लगता है वो उस टाइम को हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। ऐसे यूनिट क्या होता है टाइम पीरियड का? सेकेंड। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन कर लेते हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस completed in 1 second by a body is called frequency dear students। ठीक है, कि एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगा बॉडी वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो अब इसमें मैथमेटिकली जो हम फार्मूला यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली हम फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट करेंगे और f इज इक्वल टू 1/t। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 जो है ये फ्रीक्वेंसी की मैथमेटिकल फॉर्म है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपको एक और डेफिनेशन मिल गई कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। एक और डेफिनेशन मिल गई जी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जिसके यूनिट की। अगर यहाँ से यूनिट देखें तो फ्रीक्वेंसी का जो एस से यूनिट होगा वो होगा हर्ट्ज, जिसे आप HZ से डिनोट करेंगे। और उसके बाद अगर अदर यूनिट्स की बात करें हम तो वो डियर स्टूडेंट्स देखें 1 का तो नहीं है ना, तो ये आ जाएगा जी टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो टाइम ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा पर सेकंड, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा। इसी चीज़ को डियर स्टूडेंट्स आप यूं भी मेंशन कर सकते हैं कि वाइब्रेशन पर सेकंड, ये भी यूनिट होगा। वाइब्रेशन की जगह डियर स्टूडेंट्स आप साइकिल भी कह सकते हैं, साइकिल्स पर सेकंड। ये आपके पास अदर यूनिट्स होंगे फ्रीक्वेंसी के, लेकिन ऐसे यूनिट आपके पास हर्ट्ज ही होगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक MCQs बनेगा। यहाँ से देखिए MCQs क्या बनेगा यहाँ पे देख लें कि F इज इक्वल टू 1/t है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, प्रोडक्ट ऑफ, देखें डियर स्टूडेंट्स F और T का जो प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल आ रहा है? 1 के इक्वल आ रहा है ना। तो बस यही बात याद रखिएगा, क्योंकि वो ऑप्शन बना के देगा 1 2 3 4, तो आपने यहाँ से देखना है कि F और T का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल आता है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम वेव फॉर्म से समझें तो इस डायग्राम में देखें कि एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, टाइम कितना है? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में
एक साइकिल या एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1। तो या फिर आप कह सकते हैं 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी होगी। इसी तरह अगर इस वेव फॉर्म में देखें तो एक सेकंड में एक साइकिल यहाँ तक, फिर दूसरा साइकिल यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, तो इसका मतलब एक सेकंड में 2 वाइब्रेशंस कंप्लीट हो रही है या 2 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वो होगी 2 वाइब्रेशन पर सेकंड, या आप सिंपल कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2 होगी। ठीक है जी। लास्ट में हमारे पास डेफिनेशन है जी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 5 में आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था, तो वहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने थीटा एंगल से हमने रिप्रेजेंट किया था। तो याद रखिएगा, अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड को हम एंगल की फॉर्म में मेजर करें, तो फिर न्यू क्वांटिटी जो हमें मिलेगी वो आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस completed in 1 second in a radian, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा था उसका यूनिट क्या था डियर स्टूडेंट्स, रेडियन, ऐसे यूनिट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगा, तो मैथमेटिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, एंगल है ना कंप्लीट, 2 पाई ओवर टी। ठीक है, ये रिलेशन है इन टर्म ऑफ टी क्या है डियर स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड। लाइट चली गई है डियर स्टूडेंट्स और मुझे यहाँ पे गर्मी लग रही है, इसलिए मैं फटाफट स्पीड लगा रहा हूँ। तो अगर इसके अलावा आप जानते हैं कि f किसके इक्वल है 1 ओवर टी, तो डियर स्टूडेंट्स ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, वैसे 2 पाई वैसे आगे 1 ओवर टी है ना, यहाँ से 1 और ये t, तो 1 ओवर टी किसके इक्वल है, f के। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ f। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मैथमेटिकल रिलेशन है, या फिर आप कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इन टर्म ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी, ये वो फार्मूला है। ये है डियर स्टूडेंट्स आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। अब यहाँ पे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या लेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होगा वो वही होगा जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी का होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी क्या होगा, यहाँ से देखें, कहाँ से देखेंगे, कहाँ से, चाहे इस फार्मूले से देखें चाहे इस फार्मूले से देखें। एंगल का यूनिट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, रेडियन। तो ये आ गया एंगल है ना, रेडियन आ गया। आगे स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, अभी आपको पढ़ा के हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, पर सेकेंड। तो ये पर सेकेंड, तो ये आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट आ गया। अब छोटा सा लास्ट में क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ओमेगा को हमने एंगुलर वेलोसिटी कब नाम देना है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कब समझना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास ओमेगा अलग से आ रहा होगा तो इसका मतलब वो एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जब इस तरह किसी फंक्शन में यूज़ हो रहा होगा, जैसे हमारे पास नेक्स्ट आने वाली इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब ये साइन के साथ जो ओमेगा आ रहा है इसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। इसे आप क्या नाम देंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इस बात को याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।